हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE5 एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कोर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे समझती है। हमें इसका मीनिंग, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बताने हैं। साथ ही ये भी लिखना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट सस्टेनेबिलिटी को कल्चर, सोसाइटी और इकोलॉजी के थ्रू कैसे स्टडी करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज के जरूरत को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरत पर कोई असर न पड़े। एंथ्रोपोलॉजी, जो इंसान और उसके एनवायरनमेंट के संबंध को स्टडी करती है, इस टॉपिक को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स देखते हैं कि लोग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उनके कल्चरल बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के बेस पर। इस तरह एंथ्रोपोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक कल्चरल और सोशल प्रोसेस के रूप में देखती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1987 के ब्रंटलैंड रिपोर्ट से पॉपुलर हुआ, जिसमें 3 पिलर्स दिए गए: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए सस्टेनेबिलिटी एक कल्चरल प्रोसेस है, जिसमें हर समाज अपने कल्चर और एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस बनाता है। एंथ्रोपोलॉजी सस्टेनेबिलिटी को ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के थ्रू स्टडी करती है, जहां कम्युनिटीज अपनी लाइफ और इकोलॉजी के बीच सामंजस्य बनाए रखती है। 2. एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स लोकल कम्युनिटीज के रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, इसे हम कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच कहते हैं। जूलियन स्टीवर्ड और रॉय रैपरपोर्ट जैसे स्कॉलर्स ने दिखाया कि हर कल्चर अपने एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी वेस्टर्न मॉडल के एक ही पैटर्न वाले डेवलपमेंट को चैलेंज करती है और इंडिजिनस नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशंस को सपोर्ट करती है। ये बताता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस, कल्चरल आइडेंटिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए भी जरूरी है। 3. इंडिजिनस नॉलेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इंडिजिनस लोगों के पास सेंचुरीज से चलती आ रही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाटर कंजर्वेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने यह दिखाया है कि ये ट्रेडिशनल मेथड्स कई बार इंडस्ट्रियल सिस्टम से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिया के सेक्रेड ग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी को बचाने के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जहां लोग नेचर को स्पिरिचुअल वैल्यू देते हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज (TEK) को मॉडर्न पॉलिसीज में इंक्लूड करने पर जोर देते हैं। 4. क्रिटिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कई ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसीज कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर करती है। उनका कहना है कि सस्टेनेबिलिटी में इक्विटी और कल्चरल सर्वाइवल भी इंक्लूडेड होना चाहिए। बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होती। एंथ्रोपोलॉजी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, जहां लोकल लोग डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं। कुछ स्कॉलर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पावर डिस्कोर्स भी मानते हैं, जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस सस्टेनेबिलिटी के नाम पर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। 5. एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स प्रैक्टिकल लेवल पर NGO और गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर कल्चरली सेंसिटिव सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं। वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स (EIA), कम्युनिटी मैपिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग में एक्टिव रोल लेते हैं। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में भी एंथ्रोपोलॉजी का उस होता है जिससे डेवलपमेंट इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बने। एंथ्रोपोलॉजी ग्लोबल पॉलिसीज और लोकल रियलिटीज के बीच एक ब्रिज का काम करती है। कंक्लूजन। अंत में एंथ्रोपोलॉजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिस्कोर्स ये बताता है कि ट्रू सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हम एनवायरनमेंट के साथ कल्चरल और सोशल डायमेंशंस को भी समझें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को प्रमोट करते हैं जिसमें डाइवर्सिटी और पार्टिसिपेशन दोनों का सम्मान हो। ये हाई अप्रोच डेवलपमेंट को एथिकल और इंक्लूसिव बनाती है।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss anthropology's role in understanding displacement in theory and in practice. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझती है, थियरी के लेवल पर, कंसेप्चुअली, और प्रैक्टिस के लेवल पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए। हमें बताना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने डिस्प्लेसमेंट के कॉजेज, इफेक्ट्स और रिस्पॉन्सेज को कैसे स्टडी किया है, जैसे डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और एनवायरनमेंट के कारण होने वाला माइग्रेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब लोग अपनी रहने की जगह से मजबूरन हटा दिए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या एनवायरनमेंटल रीजन से हो। एंथ्रोपोलॉजी, जो इंसान और समाज का अध्ययन करती है, डिस्प्लेसमेंट के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह डिसिप्लिन थियरी और फील्ड वर्क दोनों को जोड़कर देखती है कि लोग अपने नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं और अपनी पहचान को कैसे बनाए रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पावर रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स और पॉलिसीज पर भी ध्यान देते हैं। मेन बॉडी। 1. थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं मानती, बल्कि एक कल्चरल और इमोशनल चेंज भी समझती है। पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे मैलिनोव्स्की और इवांस प्रिचर्ड ने माइग्रेशन और कॉलोनियल बदलाव को स्टडी करके डिस्प्लेसमेंट स्टडीज की फाउंडेशन रखी। थियरिस्ट्स जैसे फुको और बॉर्डियू ने बताया कि पावर और इंस्टीट्यूशंस का रोल डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा होता है। योहान गल्तुम की स्ट्रक्चरल वायलेंस और माइकल सर्निया की डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट थियरीज ये समझाती हैं कि डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स कैसे लोगों को उनके घर से हटा देते हैं। 2. टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। जब युद्ध, वायलेंस या परसिक्यूशन के कारण लोगों को भगना पड़ता है, जैसे सीरियन रेफ्यूजीज। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। बड़ी प्रोजेक्ट्स जैसे डम्स, माइनिंग, हाईवेज के कारण, जैसे नर्मदा दम प्रोजेक्ट। एनवायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट। जब लोग क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स या ड्रॉट्स के कारण अपनी जगह छोड़ते हैं, जैसे सुंदरबांस के लोग। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर से ट्रेडिशनल कल्चर का खात्मा और नए कल्चर का जोर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन सब फॉर्म्स को डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि समझ सके कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कल्चर का आपस में क्या संबंध है। 3. एंथ्रोपोलॉजीज मेथडोलॉजिकल रोल इन प्रैक्टिस। एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है एथनोग्राफिक मेथड, जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों के बीच रहकर उनकी लाइफ को समझता है। डिस्प्लेस्ड लोगों के एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिटी और कोपिंग स्ट्रैटेजीज को फील्ड वर्क के जरिए समझा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लीसा मलक्की ने तंजानिया के हुटू रेफ्यूजीज पर रिसर्च करके ये बताया कि होम का कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद भी उनके नैरेटिव्स में जिंदा रहता है। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के कल्चरली सेंसिटिव सॉल्यूशंस डिजाइन किए जाते हैं। 4. एंथ्रोपोलॉजीज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी एंड ह्यूमन राइट्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस पर फोकस करते हैं जहां अफेक्टेड कम्युनिटी का भी रोल होता है। यह एक्सपोज करते हैं कि पॉलिसीज अक्सर लोकल लोगों की आवाज को इग्नोर करती है। एंथ्रोपोलॉजी के स्टडीज ने वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस किया है ताकि रीसेटलमेंट एथिकल और सस्टेनेबल हो। एनजीओ और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंश्योर करते हैं कि डिस्प्लेस्ड लोग सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि अपनी एडेप्टेबिलिटी के जरिए एजेंट्स भी है। कंक्लूजन। एंथ्रोपोलॉजी डिस्प्लेसमेंट को थियरी और प्रैक्टिस दोनों से समझती है। ये सिर्फ डाटा नहीं देखती बल्कि इंसान के इमोशंस, कल्चर और डिग्निटी को भी समझती है। इस अप्रोच से पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटीज के बीच का गैप कम होता है। एंथ्रोपोलॉजी एक ह्यूमन सेंटर्ड डिसिप्लिन है जो एम्पैथी और पार्टिसिपेशन को सबसे ऊपर रखती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Let's see the next question. Question 8. Examine the commonalities and differences between indigenous knowledge versus Western knowledge. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिजिनस, पारंपरिक या स्थानीय नॉलेज और वेस्टर्न, पश्चिमी या वैज्ञानिक नॉलेज के बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। दोनों सिस्टम्स का नेचर, मेथड और एनवायरनमेंट के प्रति अप्रोच एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि इनका आज के समय में क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिजिनस नॉलेज वो है जो स्थानीय समुदायों ने अपने अनुभव और प्रकृति के साथ जीने के तरीके से सदियों में डेवलप किया है।
वेस्टर्न नॉलेज फॉर्मल रिसर्च, साइंस और इंस्टीट्यूशंस पर आधारित है। दोनों का मकसद दुनिया को समझना है, लेकिन दोनों के मेथड्स और सोचने के तरीके अलग हैं। एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में इन दोनों का कंपैरिजन हमें समझने में मदद करता है कि सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। मेन बॉडी। 1. इंडिजिनस नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स। इंडिजिनस नॉलेज प्रकृति के साथ जीने का एक होलिस्टिक सिस्टम है, जिसमें कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और इकोलॉजी सब इंक्लूडेड है। यह ऑरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। इसका फोकस एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी पर होता है। एग्जाम्पल, भील और गोंड जैसे ट्राइब्स अपने लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। यह कम्युनिटी बेस्ड होता है और नेचर के साथ संबंध को मेंटेन करता है। 2. वेस्टर्न नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स। वेस्टर्न नॉलेज साइंटिफिक और एनालिटिकल होता है। यह एक्सपेरिमेंट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। इसमें ह्यूमंस और नेचर को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। एग्जाम्पल, एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज को डेटा एनालिसिस और कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। इसका गोल नेचुरल प्रोसेसेस को कंट्रोल करना और प्रिडिक्ट करना होता है। 3. इंडिजिनस और वेस्टर्न नॉलेज के सिमिलैरिटीज। नेचर को समझने का उद्देश्य। दोनों का एम एनवायरनमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप को समझना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। दोनों ही अपने तरीके से एनवायरनमेंटल चैलेंजेस का सॉल्यूशन देते हैं। डायनामिक नेचर। दोनों टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। नॉलेज का पावर। दोनों सिस्टम्स डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस में मदद करते हैं। इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस। आज के रिसर्चर्स कहते हैं कि दोनों को कंबाइन करके बेटर सस्टेनेबल मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल खेती के साथ मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। 4. इंटीग्रेशन ऑफ बोथ नॉलेज सिस्टम्स। आज के समय में एंथ्रोपोलॉजी दोनों सिस्टम्स को मिलाकर चलने पर जोर देती है। इंडिजिनस विजडम और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके बेटर एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस मिलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ट्राइबल लोगों के लोकल नॉलेज को साइंटिफिक प्लानिंग के साथ जोड़ा गया। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक भी इंडिजिनस नॉलेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करते हैं। ये दोनों मिलकर नेचर और ह्यूमन वेलफेयर दोनों को बैलेंस करते हैं। कंक्लूजन, इंडिजिनस और वेस्टर्न नॉलेज दोनों अलग रूट्स से आए हैं, लेकिन दोनों का गोल एक ही है, नेचर और लाइफ को समझना और उसका बैलेंस बनाए रखना। इंडिजिनस सिस्टम नेचर के साथ हार्मनी सिखाता है, जबकि वेस्टर्न साइंस सिस्टमैटिक स्टडी देता है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन दोनों पॉसिबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Write a note on global environmental issues. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दुनिया भर के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। हमें उनके कॉजेस, टाइप्स और इम्पैक्ट्स के साथ ये भी बताना है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज उन सभी बड़े समस्याओं को कहते हैं जो पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और लिविंग बीइंग्स को प्रभावित करती है। ये प्रॉब्लम्स एक कंट्री तक सीमित नहीं होती, इनके लिए सारे देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवरयूज इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। ग्लोबल कॉमन्स जैसे एयर, ओशंस और बायोडाइवर्सिटी सभी लोगों के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग 1962 किताब ने एनवायरनमेंट पर इंसानी एक्टिविटीज के खतरों को सामने रखा था। मेन बॉडी। 1. क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। मीनिंग। क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में लंबी अवधि के लिए बदलाव, जो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। कॉजेस। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, डिफॉरेस्टेशन और ग्रीनहाउस गैसेस जैसे CO2 और मीथेन इसका मेन रीजन है। इफेक्ट्स। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, सी लेवल राइज और फ्लड्स और ड्रॉट जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एग्जाम्पल, IPCC के रिपोर्ट के हिसाब से पिछला दशक रिकॉर्ड के सबसे गर्म ईयर्स में रहा है। ग्लोबल एफर्ट्स। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का एम है ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। 2. डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। डेफिनेशन। जब बड़े लेवल पर फॉरेस्ट्स काट दिए जाते हैं एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट के लिए, टू यूज डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इम्पैक्ट।
वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खत्म होता है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है और सॉइल इरोजन बढ़ता है। केस स्टडी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ग्लोबल कंसर्न, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) का एम है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। सॉल्यूशन, रिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। 3. पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट टाइप्स। एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों को डैमेज करते हैं। एयर पोल्यूशन, गाड़ियों और फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक रेस्पिरेटरी डिजीजेस का मेन कॉज है। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक डंपिंग रिवर्स और ओशंस को खराब कर रहे हैं, जैसे गंगा और पैसिफिक ओशन प्लास्टिक जायर। ए वेस्ट और प्लास्टिक, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक वेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स, बाज़ल कन्वेंशन हैज़र्डस वेस्ट कंट्रोल करता है और कई कंट्रीज सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर चुकी है। 4. ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ओजोन प्रॉब्लम, CFC जैसे केमिकल्स ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, जिससे हार्मफुल यूवी रेज ज्यादा अर्थ तक पहुंचती है। सक्सेस एग्जाम्पल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ने CFC को बैन करके ओजोन लेयर रिकवरी में मदद की। गवर्नेंस, UNEP और IPCC जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एनवायरनमेंट पॉलिसीज और कोऑर्डिनेशन के लिए काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 ने बताया कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स अफेक्ट ना हो। कंक्लूजन, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सभी लोगों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और ओजोन डिप्लीशन जैसे प्रॉब्लम्स को सिर्फ मिलकर ही सॉल्व किया जा सकता है। सस्टेनेबल लिविंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्यूचर के लिए जरूरी है। हर इंसान का छोटा कंट्रीब्यूशन भी प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following. A. Anthropology and Common Property Resources (CPR). B. Indigenous People and Forests. C. Sacred Groves. D. Environmental Justice and Human Rights Issues. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखना है, जैसे CPR, ट्राइबल लोगों का फॉरेस्ट से संबंध, सेक्रेड ग्रोव्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और एनवायरमेंटल जस्टिस के ह्यूमन राइट्स से संबंध। हर टॉपिक को शॉर्ट और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन सोसाइटीज और एनवायरनमेंट के बीच के रिश्तों को समझती है। ये बताती है कि लोग अपने कल्चरल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के जरिए नेचर के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। इस फील्ड में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ट्राइबल और फॉरेस्ट्स का रिलेशन, सेक्रेड ग्रोव्स और एनवायरमेंटल जस्टिस जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब सस्टेनेबिलिटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को दिखाते हैं। मेन बॉडी। ए. एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज (CPR). डेफिनेशन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा मिल बांट कर उस और मैनेज किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, etc. एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि लोकल कम्युनिटीज कैसे रूल्स और ट्रेडिशंस के थ्रू इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है। एलेनर ऑस्ट्रम का योगदान, उन्होंने बताया कि अगर कम्युनिटी के पास क्लियर रूल्स और कोऑपरेशन हो, तो वो अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज कर सकती है। एग्जाम्पल, उत्तराखंड के वन पंचायत और राजस्थान के विलेज कॉमन्स इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इंपॉर्टेंस, CPR कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन का बेस्ट मॉडल है। बी. इंडिजिनस पीपल एंड फॉरेस्ट्स रिलेशन, ट्राइबल और इंडिजिनस लोगों का फॉरेस्ट से इमोशनल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक कनेक्शन होता है। नॉलेज सिस्टम, उनका ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज फॉरेस्ट के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करता है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सीजनल हार्वेस्टिंग। एंथ्रोपोलॉजिकल कंसर्न, मॉडर्न डेवलपमेंट और माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स इनके राइट्स और फॉरेस्ट्स दोनों के लिए थ्रेट बन गए हैं। केस एग्जाम्पल, ओडिशा के डोंगरियाकोन ट्राइब ने नियमगिरी हिल्स को अपना देवस्थल माना है और माइनिंग के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। लेसन, इंडिजिनस लोगों की फॉरेस्ट नॉलेज को रिस्पेक्ट करके हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। सी. सेक्रेड ग्रोव्स, मीनिंग, सेक्रेड ग्रोव्स वो फॉरेस्ट एरियाज हैं जिसे लोकल कम्युनिटीज धार्मिक विश्वास के कारण बचती है। कल्चरल रोल,
इन्हें लोकल डेटीज के नाम पर प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ हंटिंग या ट्री कटिंग माना होती है। इकोलॉजिकल वैल्यू। सेक्रेड ग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और क्लाइमेट बैलेंस में मददगार होते हैं। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के डवराई और केरला के कवूस इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं। इनसाइट। ये दिखाते हैं कि धार्मिक विश्वास भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एक नेचुरल सिस्टम हो सकता है। डी. एनवायरमेंटल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज। कॉन्सेप्ट। एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब है कि हर इंसान को एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स लिंक। क्लीन एयर, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज तक एक्सेस एक बेसिक ह्यूमन राइट माना जा रहा है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ये देखते हैं कि कैसे पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का ज्यादा बुरा असर झेलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स दोनों के लिए अवेयरनेस बढ़ाई। रेलेवेंस। एनवायरनमेंट के साथ इंसानी अधिकारों को जोड़ना सस्टेनेबल और फेयर सोसाइटी बनाता है। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स बताते हैं कि ह्यूमन कल्चर और एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। CPR और सेक्रेड ग्रोव्स कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन दिखाते हैं, इंडिजिनस और फॉरेस्ट्स का रिलेशन ट्रेडिशनल नॉलेज को हाईलाइट करता है, और एनवायरमेंटल जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाती है कि नेचर और सोसाइटी दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।